Hello, dear students. Welcome in Safalta Study School, the online platform from Sriganganagar, Rajasthan. I, Jazid, standing before you to teach you physics of class 12th. Bache, this is my lecture number 3 of chapter 1st, electric charges and field, right? In my previous lecture, in my previous two lectures, I taught you what are the basic properties of charge, what is electric charge, what is its definition, and how is a method of charging takes place. आज अपने लेक्चर को अपन कंटिन्यूस करते हैं और चलते हैं आगे के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो है कुलॉम्स लॉ। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट तक हमने ये सीख लिया था, लास्ट क्लास तक, प्रीवियस क्लास तक, कि कैसे बॉडीज आपस में अट्रैक्ट होती हैं या रिपेल होती हैं और उसके पीछे का बेसिक लॉजिक है चार्ज का अपीयर होना। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक रूल पढ़ा था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर कितना। अभी तक ये कितने वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें नहीं मिला। अभी तक ये कितने वाला आंसर है वो हमें नहीं मिला, इसका आंसर। तो चलिए इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस रेमेडी को। चलिए देखिए, लेट अस सपोज इस चीज के लिए हमें जो बेसिक लॉ समझाया गया वो लॉ देने वाले कौन थे? सर चार्ल्स कॉलॉम। तो कॉलॉम इन 1785 gave a very interesting law with the help of which we can easily calculate how much is the amount of force between two charges. चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ बेटा, डू यू लव योर मॉम? आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो? या डू यू लव योर पापा? तो आपने पक्का पक्का अब इस वीडियो को पॉज करो, लेट अस थिंक अबाउट इट। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मम्मी को तो सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा कि आप कितना प्यार करते हो? क्या आप लोग कितने फोर्स से मम्मी से अट्रैक्टेड हो? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन? या अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए तो इसी का जवाब वो देगा, मैं इतना प्यार करता। सेम टू सेम अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्शन लगा, अभी तक हम लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि इसमें कितना फोर्स लगा या कितना फोर्स नहीं लगा। तो चलिए देखिए, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हैं। मैं एक मिनट इसको सेट कर लूं यार। चलिए देखिएगा हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो गुलाम ने एक लॉ दिया। सबसे पहले गुलाम का ध्यान इस तरफ गया कि कैसे दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जा सकती है। बेटा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स और साइंस टर्मिनोलॉजी के बीच का एक ब्रिज है। मतलब साइंस यानी कि फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हमें थ्योरेटिकली तो काम करना ही करना है, प्लस न्यूमेरिकली उसे सॉल्व भी करके दिखाना है। तो चार्ल्स कोलॉम ने 1785 में एक लॉ को एस्टैब्लिश किया और उन्होंने लोगों को समझाया कि, इसको ध्यान से समझिएगा, लॉ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। COULOMB, कोलॉम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। हर साल बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पक्का कोलॉम्स लॉ से अपीयर होता है, माना जाता है। चलिए, तो कोलॉम ने बोला, कहता यार लेट अस सपोज दैट आपके पास दो चार्जेस हैं। बेटा जी, पहला पॉइंट चार्ज है ये वाला जिसको हमने नाम दिया Q1, और दूसरा ये वाला चार्ज है जिसका नाम हमने दिया Q2, राइट। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं कि हम लोग चार्ज को सिंबलाइज कैसे करते हैं, तो Q से करते हैं। तो हमने क्या किया, दो चार्ज लिए, एक Q1 और एक Q2, एंड मोर ओवर इनके बीच बेटा जी हमने एक डिस्टेंस अज्यूम कर ली। इनके बीच डिस्टेंस क्या है, R, और ये दोनों हवा में सेपरेटेड हैं। लाइक कुछ ऐसे दो चार्ज किसी ना किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़े। अच्छा,
अब अगर इनके बीच फोर्स की बात करें तो वो फोर्स दो तरीके का हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर इनके बीच तो फोर्स दो तरीके का हो सकता है, आइदर वो क्या हो सकता है अट्रैक्टिव और आइदर वो क्या हो सकता है रिपल्सिव। वो किस पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करेगा इनके चार्जेस के पोलैरिटी पे। मान लो कि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो चलिए बताइए फटाफट से, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? तो जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूं, दोनों की पोलैरिटी देखिए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो डैम श्योर बात है ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे बच्चों। तो Q1 क्या करेगा Q2 को एक फोर्स से रिपेल करेगा, सेम टू सेम Q2 भी Q1 को एक फोर्स से रिपेल करेगा। तो ये जो ब्लू वाले मैंने अभी एरोज ड्रॉ किए हैं बेटा जी, ये दिखाएंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये दोनों बाहर की तरफ है, तो डैम श्योर ये दिखा रहा है कि दोनों के बीच क्या होगा रिपल्शन होगा। अच्छा, मान लो मैं दो पेयर इनको छोड़ के ऐसे वाले लेता कि पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है बच्चे Q2 और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। और फिर मैंने ये लिखा कि पहला चार्ज तो है प्लस पोलैरिटी का और दूसरे चार्ज की पोलैरिटी क्या है माइनस। तो अब देखते हैं जी जरा कि इनके बीच कैसा क्या होगा। तो बट ऑब्वियस बात है आपने सोच ही लिया होगा कि क्योंकि दोनों ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करते ही हम लोग क्या लिखेंगे कि Q1 Q2 को क्या करेगा बच्चों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लाइक ऐसे। ये येलो वाला एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। सिमिलरली ये जो Q2 है ये भी Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला एरो येलो वाला इस तरह से इसको दिखा रहा है। अब पहले वाले केस में देखो जहां पे दोनों चार्ज क्या है लाइक, यानी कि सेम, लाइक का मतलब क्या होता है सेम हो। और दूसरे वाले में क्या है अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है अपोजिट नेचर के होना। तो अब जरा देखिए ये दोनों एरोस दिखा रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन कैसे करेंगे और रिपल्शन कैसे करेंगे। अब मोर ओवर ये कहानी तो हमने पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीख ली, लेकिन गुलाम पहला आदमी था जिसने सबसे पहले लोगों को ये बात समझाई इनका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हैं, मतलब कितने न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। सेम टू सेम अब ये इसको क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो डैम श्योर क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कितना, हाउ मच। जब मैं हाउ मच के क्वेश्चन मार्क पे आता हूं तो मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। अगर मैं यहां बोलूं कि ये दोनों आपस में रिपल्शन कर रहे हैं तो डैम श्योर ये रिपल्शन कर रहे हैं, लेकिन हाउ मच तो मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं। अब गुलाम ने बोला क्या ये बात अभी तक आपको समझ आ गई? अगेन दूसरे तीसरे लेक्चर का वापस टू वापस क्या हो रहा है, अगेन रिकॉल हो रहा है, साथ साथ रिवाइज भी हो रहा है। तो गुलाम ने बोला ये बात, चलिए इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। गुलाम ने क्या बोला, गुलाम बोलता है कि अगर इस तरह से आपके पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो इनके बीच बेटा जो भी फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो और चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, वो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा लाइक उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर F है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया। हाउएवर वी ऑल नो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा डैम श्योरली वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 × Q2। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बीच में डॉट लगाया है, और फिजिक्स के बच्चे ने 11th क्लास में पढ़ा होता है कि डॉट का मतलब कुछ अलग है और क्रॉस का मतलब कुछ अलग है। आई नो, यहाँ हम जो ये डॉट परफॉर्म कर रहे हैं ये डॉट इसलिए है, ये सिंपल मल्टीप्लाई दिखा रहा है। और मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि चार्ज बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत है नहीं। नंबर 2 ऐसा गुलाम ने बोला, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में गुलाम ने बोला कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच
डिस्टेंस के स्क्वायर के, लाइक 1/r², अगर r इनके बीच की डिस्टेंस है तो। अब can I club these two equation from equation first and equation second? Can I rewrite it as, चलिए नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं अगर दोनों को क्लब करूं तो F is proportional to Q1 Q2 upon R²। अच्छा सर, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया जाए तो हमें पता है फिजिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए उस कांस्टेंट को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यार गोल्डन फॉर्मूला जिसमें सच पे एक न्यूमेरिकल पक्का आपके फाइनल पेपर में छपता, इसको बोलते हैं कूलॉम्स फोर्स फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ ये जो K है बच्चों, इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और मोर ओवर इस K को अगर अपन एक्सपेंड करें या K की वैल्यू की बात करें तो बेटा ये वैल्यू इसकी डिपेंड करती है दोनों के इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब अगर कभी दोनों चार्जेस एयर में सेपरेटेड हैं, दोनों चार्जेस के बीच सिर्फ एयर की लेयर है, एयर ही है, या वैक्यूम है, मोर ओवर एयर भी छोड़ो वैक्यूम है, तो फिर इस K को हम लोग लिखते हैं लाइक कुछ ऐसा, K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब बच्चे को लगता है ठीक है सर, ये कैसे वैल्यू आई। मोर ओवर एक बात मैं आपको क्लियर कट समझा दूं, इसकी परफेक्ट वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ नहीं, इसकी वैल्यू होती है 8.89 के आसपास। मतलब इट्स नियरली इक्वल्स टू 8.89 इंटू 10⁻⁹। एंड मोर ओवर अगर इसकी यूनिट की बात करें तो अगर आप K की यूनिट निकालें तो वो आएगी क्या, देखिए फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है बेटा, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम। एक चार्ज की कुलाम ये वाली, एक ये वाली, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। तो अगर मैं बेटा जी इस K की यूनिट निकालूं तो K की यूनिट क्या आएगी, या K को अगर फॉर्मुलेट यहां से करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, F_r² अपॉन Q1 इंटू Q2 मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलॉम स्क्वायर। तो यही इसकी क्या आती है एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलॉम -2। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलॉम -2, और कुछ बुक्स के अंदर लिखा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलॉम स्क्वायर। दीज टू आर द सेम थिंग, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। आपको ध्यान क्या देना है बेटा जी, आपको ध्यान देना है इस फिगर पे। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा कि ये 8.89 इंटू 10⁻⁹ है, इसको हम राउंड ऑफ के अंदर 9 लेके चलते हैं। अब ये 9 कुछ ऐसा है कि जब भी आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या किसी कंपटीशन में इसको सॉल्व करना है तो आप हमेशा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेके ही सॉल्व करें। चलिए अब मोर ओवर इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो क्या हम इसी फॉर्मूले को, जो कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आया, कुलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन आया, क्या इसको और डिटेल में समझ सकते हैं? यस, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर भी इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है और इसी को लिखा गया है K is equals to 1/4πε0। अब आप कहेंगे सर बाकी सब चीजें तो ठीक है, ये क्या है? तो ध्यान से देखो, ये तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, यहां तक आपने सब सुना हुआ है, लेकिन ये चीज आपके लिए नई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना तो कैपिटल ई है बच्चों, ना ये स्मॉल ई है, ये दोनों का एक सिंबल, ग्रीक सिंबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्साइलॉन। क्या बोलते हैं, एप्साइलॉन। और एक्चुअली इस एप्साइलॉन, इसको बोलते हैं एप्साइलॉन नॉट, जो बताता है हमें किसी मीडियम के करैक्टर के बारे में जिस मीडियम के अंदर उन चार्जेस को रखा गया है। तो
एक्चुअली मीडियम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल है जो डिपेंड करता है उस मीडियम पे कि वो मीडियम कैसा है। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वैल्यू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे सर 1 और अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो आप बोलेंगे। फिर भी ये परफेक्शन नहीं। अब अगर वाटर की वैल्यू आपने रट रखी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना ये हर बार 1.33। सपोज दैट वाटर हैव सम कंटामिनेशंस, वाटर के अंदर हमने कुछ मिक्सिंग कर ली है, और मोर ओवर अगर हमने नहीं की है तो सपोज दैट कि वाटर था ही कुछ ऐसा जिसके अंदर कुछ मिक्सिंग थी, राइट, कुछ मिनरल्स एक्स्ट्रा थे, तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। तो सेम टू सेम बेटा ये बात याद रखनी है आपने, ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम का करेक्टर बताता है, और एप्सिलॉन के नीचे जो हमने नॉट लिखा है इट टेल्स की जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच जो मीडियम है वो या तो एयर है या फिर वैक्यूम। एंड मोर प्रेफरली इट्स वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो इसकी वैल्यू लिखी जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मोर ओवर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट जस्ट इसके अपोजिट आती है, मतलब रेसिप्रोकल आती है। तो क्या आती है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपको इस स्लाइड के अंदर दो चीजें समझ आई होंगी कि अगर दो चार्जेस आपको दिए हुए हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक धांसू सा फॉर्मूला आ गया, जो दिया किसने, सजेस्ट किसने किया, कुलॉम ने। ये जो रेड बॉक्स के अंदर मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, और मोर ओवर जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें जो के लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लेंगे, उसको 9 इंटू 10⁻⁹ लेके सॉल्व करेंगे, जब तक कि वो हमें बोले ना एग्जामिनर कि किसी में सेपरेटेड है। चलिए अब करते हैं एक क्वेश्चन को ट्राई। देखिए सभी लोग, हम लोग एक क्वेश्चन को लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करना, तुम लोग क्वेश्चन को देखने के बाद उसे ट्राई करना, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स बिटवीन two charges of 5 microcoulomb and 3 microcoulomb separated by distance, separated by distance 3 millimeter in vacuum, राइट। ये पहला क्वेश्चन है, और इसी के आगे उसने लिखा हुआ है ऑल्सो टेल पोलैरिटी ऑफ फोर्स। मोर ओवर पोलैरिटी लिखा जाए तो वेल नहीं, तो वो बोलता है नेचर ऑफ द फोर्स, कि वो कैसी नेचर का होगा वो फोर्स। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपका इस चैप्टर का लेवल वाला, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसी से याद आया, अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले सीयूईटी का एग्जाम हुआ है 2024, इससे फ्रेश क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो नहीं सकता। स्टैंडर्ड एनटीए ने पेपर बनाया था, उस पेपर का सवाल भी मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी अभी I previously taught you that for any kind of calculation of force we have to apply Coulomb's law. And what does it implies? It states that force is equals to K Q1 Q2 over R square. Moreover ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल K की वैल्यू लिखते हैं। K की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलॉम स्क्वायर। नंबर 2, लेट अस चेक हियर, ही सेड दैट इन क्वेश्चन 2 चार्जेस हैं। आपके पास कितने चार्ज हैं, 2। पहला चार्ज कितने कूलॉम का बच्चों, 5 माइक्रो कूलॉम का। इसने माइनस या प्लस कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो डैम श्योर हम पॉजिटिव पोलैरिटी लेके चलेंगे। तो इट मींस कि मैं यहां लिखूंगा Q1 की वैल्यू कितनी है, 5
अब देखो माइक्रो कूलाम है बेटा. In my previous lecture, I also taught you कि what about micro? तो micro means 10 raised to power minus 6 coulomb because we have to use SI unit, standard international unit use करनी पड़ती है. दूसरा चार्ज कितना है इसको अपन लोग Q2 मान लेते हैं, तो Q2 की वैल्यू आई 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलाम. अगेन वो माइक्रो है. देन दोनों को उसने किसमें सेपरेट किया हुआ है? वैक्यूम में. और उनके बीच डिस्टेंस कितनी है? 3 मिलीमीटर. तो मैं R की जगह पे लिख देता हूं 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर. अब ये -3 क्यों हुआ? बिकॉज यहां देखिए ध्यान से ये मिलीमीटर है. जब भी m लगता है तो इट मींस 10 रेज टू पावर -3, और जब भी म्यू लगता है तो 10 रेज टू पावर -6. अब k आपके पास है, Q1 आपके पास है, Q2 आपके पास है, R आपके पास है. सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है. पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. फटाफट से वीडियो को पॉज मारो, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करके फटाफट से वापस वीडियो में आओ. चलिए, तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा. चलिए, अब बारी आ गई है आंसर को मैच करने की. देखते हैं आपका आंसर सही करेक्ट बैठता है या नहीं बैठता. इसी स्लाइड में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए, तो मैंने लिखा, अब यहां अगर वैल्यूज पुट करूंगा बच्चों तो वैल्यू क्या आएगी? F इज इक्वल टू k की जगह 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर. तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर. तो देखिए जरा चेक कीजिए, अगर इसको ओपन किया जाए तो पहली बात तो यहाँ देखिए 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है. मोर ओवर अगर मैं इसके स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, पूरे स्क्वायर को, तो ध्यान दो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर -6. तो मैं इसको रब करके यहीं लिखता हूँ. इसकी जगह लिख दिया 9 इंटू 10 रेज टू पावर -6. बेटा मैंने स्क्वायर कर दिया है, इस बात का ध्यान रखना वीडियो में. चलिए आइए देखिए, अब चेक करो 10 रेज टू पावर -6. ऑल राइट, 10 रेज टू पावर -6 ये तो खत्म हो गए. सर 9 से शहीद हो गया, हैप्पी बर्थडे. इसका भी हो गया, 9 का 9 से हैप्पी बर्थडे हो गया, 10 की पावर -6 का 10 की पावर -6 से हैप्पी बर्थडे हो गया. अब बचा देखो क्या, 5 इंटू 3 मीन्स 15 into 10 raised to power 9 here, 10 raised to power -6 here. तो एटलीस्ट हमें ये बात पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं, क्लब होती हैं. मींस फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 10 रेज टू पावर 3. और ये काफी बड़ी वैल्यू आई है. मींस 15 इंटू 10 रेज टू पावर 3 क्या? न्यूटन. अगर इसको और ज्यादा एक्सपेंड करके लिखोगे इस रिजल्ट को, तो ये रिजल्ट क्या बोलेगा भाई? 15,000 न्यूटन. ये छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है आप खुद ही सोच सकते हैं. तो ये आया 15,000 न्यूटन, जो काफी बड़ी वैल्यू है. अब इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको समझ आया होगा कि कैसे ये रेड वाला फॉर्मूला जो कुलॉम ने दिया वो काम करता है. With the help of it, by using it, we can use the and we can calculate the numerical value of force. अच्छा, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. क्वेश्चन यहां तक गया है कि हमने क्या कर दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन कर दी है. लेकिन अभी सवाल के अंदर एक और चीज वो हमसे पूछ रहा है, ऑल्सो टेल द पोलैरिटी या फिर नेचर ऑफ द फोर्स. अब आप कहेंगे सर नेचर क्या होगी फोर्स की? तो फोर्स ही होता है. नहीं, हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या थे बेटा? लाइक थे. दोनों के दोनों चार्ज सेम थे, यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी के थे. तो इट मींस ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? तो डैम श्योर बात है ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो हम लोग लास्ट में जब बोर्ड में सॉल्व कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो शीट में जब ये फिनिश हो जाएगा, जब हमारा आंसर आ जाएगा 15,000 न्यूटन, उसके बाद लिखना पड़ेगा दिस फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर. लुक एट हियर, आपको पूरी ये लाइन लिखनी होगी, दिस फोर्स इज रिपल्सिव in nature, right?
मतलब ये भी आपको वहां पे मेंशन करना होगा अगर उसने आपसे आर्गुमेंट किया हुआ है। तो होपफुली आपको ये पहला सवाल समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल शीट के अंदर, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। लगातार लगातार कुलॉम्स लॉ पे प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हाथ स्मूथ हो जाएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मोर प्रोबेबली अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको यहाँ पे प्लस चार्ज ये वाला दे देता और माइनस चार्ज ये वाला दे देता, तो फिर फर्क सिर्फ इतना ही होना था, हम यहाँ पे माइनस रखते और माइनस को यहाँ जब मल्टीप्लाई करते तो ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव लीड करता, मी माइनस 1000 न्यूटन हमारा आंसर आता। अब आज के बाद आपको ये याद रखना है कि अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अगली स्लाइड में ये बात समझाता हूं मैं आपको। अगर कभी दो फोर्सेस मतलब Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, ये एक इफ स्टेटमेंट है ना, ऐसा हो सकता है, ये एक स्पेशल केस है। जब कभी आप फोर्स निकालेंगे तो हमें फोर्स का फॉर्मूला तो पता लग ही गया है। हम लोग जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इट विल लीड्स माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको अब खास ख्याल ये रखना है कि अगर यहाँ रिजल्ट फाइनल में नेगेटिव आता है, देन नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी जो नेचर होगी वो अट्रैक्टिव होगी। जनरली अगर बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा अगर आंसर माइनस में आया तो मुझे लगता है वो रिपल्सिव होगा, नहीं। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आता है तो इट मींस वो शो करेगा अट्रैक्शन को, और अगर मान लो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है देन इट वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइक लाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल कर। मतलब अगर दूसरा स्पेशल केस में आपको समझाऊं कि दोनों के दोनों चार्जेस Q1 भी क्या था, नेगेटिव था, भी क्या था, नेगेटिव था, तो जब आप इसको नेगेटिव करेंगे इसको नेगेटिव करेंगे तो आंसर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी फाइनल फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। और फोर्स का अगर आंसर बेटा आपका पॉजिटिव आया है तो ये पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा, रिपल्शन, राइट। नेगेटिव साइन ने अट्रैक्शन शो किया, पॉजिटिव साइन ने रिपल्शन शो किया, ठीक है। तो ये हुई कुछ कुलॉम्स लॉ की बात। अच्छा, अब कुलॉम्स लॉ से आगे जो हमारा टॉपिक इस यूनिट में चलता है वो चलता है बेटा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं सर, ये बोलते हैं कि अभी तक हमने जो कुलॉम्स लॉ पढ़ा, कुलॉम्स लॉ ने सिर्फ दो चार्जेस की बात की, दो चार्ज कहीं किसी जगह पे सिचुएटेड थे, के बीच हम क्या किया, अट्रैक्शन कैलकुलेट या रिपल्शन का फोर्स कितने लेवल का होगा कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मान लो ज्यादा फोर्सेस हो तो फिर क्या किया जाए। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इसी बात के बारे में हमें समझाता है कि मान लो आपके पास ये एक क्या है, चार्ज जिसको मैं नाम देता हूं Q नॉट। इस Q नॉट को बहुत सारे चार्जेस ने आपस में सराउंड कर रखा है, लाइक एक है Q1, एक है Q2, एक है Q, सिमिलरली है एक 4, और ऐसे करते करते n नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, चार्जेस हो सकते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसा होगा तो हम फिर क्या कर सकते हैं, आपको हमेशा बाज की तरह ध्यान रखना है, अपनी नजर गड़ाए रखनी है इस पे, क्योंकि हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे कैलकुलेट करना होगा। ये कुछ ऐसे है जैसे तुम किसी शादी के अंदर गए और शादी में जाके तुम अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लगा कि कब बहुत सारे तुम्हारे रिलेटिव्स ने तुम्हें घेर लिया। अब सपोज दैट यहाँ तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं, Q1 का नाम है तुम्हारे मौसा जी, Q2 कौन है, तुम्हारे फूफा जी। अच्छा,
Q3 कौन है तुम्हारे चाचा जी एंड Q4 कौन है तुम्हारे पापा के रिश्तेदारी में आगे से आगे के अंकल के अंकल। अच्छा बताओ, अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि बताओ तुम पहले Q1 को नमस्ते करोगे, Q2 को नमस्ते करोगे, Q3 को नमस्ते करोगे या Q4 को नमस्ते करोगे? वीडियो को पॉज करो, लेट अस थिंक अबाउट इट। जल्दी से ईमानदारी से सोच के रिप्लाई करो, नीचे कमेंट करो सेक्शन में। आइए, आपने कुछ सोचा होगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग लड़ रहा होगा कि हम तो जी जो रिलेटिव्स बहुत क्लोज रिलेशन वाले उन्हें पहले करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, 100 तरह के टेक्निक तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल इसी का जवाब हमें देता है कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जहां हम 3 4 या ज्यादा चीजों के बीच फंसे हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या जाए। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं कुलाउम्स लॉ से। बेटा इन दोनों में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, आई डोंट नो, क्योंकि अभी हम लोग इनकी पोलैरिटी प्लस मान के चल रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इनमें रिपल्शन होगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R01, राइट। अच्छा सर, इसी तरह से इन दोनों के बीच भी कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, तो इनके बीच जो डिस्टेंस थी मैंने उसका नाम रख दिया R02, क्योंकि 2 इसका नाम था, नॉट इसका नाम था। इसका नाम 3 है, तो मैंने इनके बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसका नाम रख दिया R03। एंड मोर ओवर इनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मैंने रख दिया R04। पहले तो मुझे बताओ, क्या इनके डिस्टेंस का जो नामकरण मैंने किया वो क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा? डैम श्योर लगेगा। कुलॉम्स लॉ ने यही बताया कि दो चार्जेस अगर कहीं पड़े हो तो अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। सिमिलरली कुछ फोर्स इनके बीच भी लगेगा, सिमिलरली कुछ इनके बीच भी। तो हम उन सब का भी नाम दे देते हैं। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा बच्चों, हम उसको नाम दे देते हैं F01। जो इन दोनों के बीच लगेगा उसको बोल देते हैं F02। सिमिलरली F03, F04। तो अगर अब मैं बोलूं कि बताओ इस Q नॉट पे टोटल फोर्स कितना लगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर यहाँ एफ नेट जो लगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो लगेगा F01 प्लस F02। ये तो चलो मैंने एग्जांपल 4 वाला दिया। मान लेते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस आपको घेरे हुए हैं, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? सो ऑन लास्ट F0 n। एंड मोर एवर आपने एक चीज देखी होगी, मैंने सबके ऊपर वेक्टर का सिंबल दिया। बेटा जब भी किसी फिजिक्स की क्वांटिटी में ऊपर ये वाला सिंबल आए, इट मीन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाने हैं। एंड मोर ओवर अगर मैं अकेला ये लिखता F, तो इट मीन्स कि मैं आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मैं इसकी डायरेक्शन को एक बार क्या कर रहा हूं, साइड बाय करके चल रहा हूं। मोर ओवर आगे उसकी डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा, राइट। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें इनको जब ऐड करना है तो इनको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करना। यहां सबसे खास बात इस चैप्टर की ये है, यहां एल्जेब्रिक एडिशन कभी नहीं होगा। यहां जो एडिशन होगा बच्चों, वो होगा वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन। अब आप कहेंगे सर वेक्टर एडिशन कैसे? यस बिल्कुल, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। या मोर ओवर अगर ये चारों फोर्स आपको पता है, तो उन सबका एक रिजल्टेंट अगर हम वेक्टर एडिशन की हेल्प से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट करेंगे, तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। और यही हमें बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब बेटा कुलॉम्स लॉ टॉपिक कहने को बहुत छोटा है, लेकिन ये वास्ट टॉपिक है। हमें ऐसे इस तरीके से पढ़ना है जो बोर्ड में हमें हेल्प कर दे और बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व हो जाएं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना, आप प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के अपने बोर्ड के पेपर उठा के देखिए, आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। हर साल या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल पूछा जा रहा है,
या फिर रेक्टेंगल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके अंदर या तो 3 चार्ज होंगे ये 4 चार्ज होंगे, तो वहां जाके बच्चा स्टक हो जाता है। जिस बच्चे ने सिर्फ कुलॉम्स लॉ को चार्जेस के लिए पढ़ा और एक फॉर्मूला रट के एग्जाम में चला गया, जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, बहुत अच्छा रटा, लेकिन ये फॉर्मूला तो सिर्फ 2 चार्जेस पे ही काम करेगा ना। ऐसी सिचुएशन में जहां 3 4 या 5 चार्ज आ गए, अब अगर आप इसी सिचुएशन को देखेंगे तो 1 2 3 4 और मोर ओवर पांचवा ये खुद है। तो 5 5 चार्ज के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ या तो इसको बार बार लगाना पड़े, और बार बार भी लगा के, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन। अब मोर ओवर एक छोटा सा टाइटल और दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जब है ही फोर्स वेक्टर तो क्या हम कुलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ सकते हैं, उस पे आते हैं। चलिए मुझे बताइए, क्या यहां तक ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी हमको फोर्स को ऐड करना है तो हम उसे वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे, अलजेब्रा से ऐड नहीं करेंगे। कैसे होता है वेक्टर एडिशन, ये अगले क्वेश्चन में मैं आपको करवाऊंगा। आइए जरा, चलिए मुझे बताइए, क्या मैं इन सब की जगह पे इन वैल्यूज रख दूं? तो मैं अगर इनकी वैल्यूज रखता हूं बच्चों, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आती है, एफ नेट दैट इज इक्वल टू, अब पहले के लिए क्या लिखा, ए क्यू नॉट 1/R0 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? पहले दो के लिए। अब अगर इन दो की बात करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस के नॉट 2/R0 2 का स्क्वायर, प्लस सो ऑन। लास्टली अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इनके लिए लिख लूंगा कि क्यू नॉट एन ओवर आर नॉट एन का स्क्वायर। अब मोर ओवर सभी के सभी जितनी भी टर्म्स मेरे पास आई, चाहे ये चाहे ये चाहे नेक्स्ट, सब में क्या आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, एक तो के, ध्यान से देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। दूसरा क्यू नॉट भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब चीजें डिफरेंट हैं। तो क्या मैं इसको अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, बच्चा ध्यान देना, क्या लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू के कॉमन नॉट कॉमन, अंदर बचा 1/R0 1 का स्क्वायर प्लस Q/R0 का स्क्वायर प्लस सो ऑन लास्ट n अपॉन R0 n का स्क्वायर। मोर ओवर अगर इन सबको मैं एक साथ कंपाइल करूं, बार बार इस सेंटेंस को लिखने की बजाय इनको सिग्मा की फॉर्म में लिखूं, तो कैन आई रीराइट इट एज ए क्यू नॉट, ये तो पड़ा है ही, क्या इस सबको सिग्मा की फॉर्म में लिख सकता हूं? नो दिस लेटर तो क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा। अच्छा, तो बेटा एफ के पैर में नेट लिखा, यानी कि टोटल, जो किसके इक्वल आएगा, के क्यू नॉट क्यू आई ओवर आर नॉट आई का स्क्वायर, जहां आई लिमिट, इनिशियल लिमिट कितनी है 1, हायर लिमिट कितनी है n। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि हम लोग जब बहुत सारे चार्ज दिए, एक्टिव नेट फोर्स है उस तरह से के अपना आंसर रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लगातार लगातार पिछले कई सालों से आ रहा है, कई सालों से। अगर आप पिछले 10 साल, मोर ओवर आप 15 से 20 साल के भी पेपर उठा के देखें तो आपको एक कंबाइंड सवाल पक्का दिखाई देगा जो हर बार आता है। वो सवाल है ये, ट्राई मारते हैं, सवाल लिखेंगे सभी लोग। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on centroid of an equilateral
triangle carries three identical charges on its vertices if charge capital Q is at its centroid। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसके एक डायग्राम को प्लॉट कीजिए, अपन इसको बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए मोर ओवर आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बेटा उसने कहा कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी क्या है, साइड सेम, एंड मोर ओवर के इंटरनल सारे एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री के। तो अगर उन सब के वर्टिसेस पे चार्ज तीन आइडेंटिकल हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स व्हाट, यू नो, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, हूबहू, डिट्टो। और उसका जो सेंट्रॉइड है उस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। चलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। इसका डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंटली हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लॉट किया, राइट। मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अंडरस्टूड बात है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक डिस्टेंस माननी पड़ेगी, साइड की लेंथ माननी पड़ेगी, तो मैंने उसको मान लिया है एल। एंड मोर ओवर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, नेमिंग देनी पड़ेगी। तो मैं मानता हूं ABC एक क्या है, ट्राइंगल। अच्छा सर, इसका सेंट्रॉइड है O। यू नो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड एक ऐसी जगह है जो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस कैरी करती है। एंड ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा रहा हूं, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिस बेटा सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है, लाइक अगर इसको मैं बोल दूं कि इसका नाम है O, तो OA, OB एंड OC, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू, और अगर इसकी साइड L है ना बच्चे, तो इसकी लेंथ हमेशा होती है L बाय रूट। हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करने का एक तरीका है, हम लोग वेक्टर एडिशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाइफरगेट कर फिर इसके अंदर एक वेक्टर एडिशन को लगा के, या वेक्टर कंपोनेंट्स रिजोल्यूशन। अब इतना टाइम हम लोग यहाँ किल नहीं करने वाले हैं। आपको सीधा सीधा इतना की रखना है अपने माइंड में कि अगर इनिशियल इनकी लेंथ, बाहर की लेंथ क्या है, AB या BC या CA, L है, तो वर्टिसेस से सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस जो यहाँ तक की, ये क्या होगी, L बाय। अच्छा सर, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्टिसेस हैं। अच्छा मतलब O से लेके A, O से लेके B और O से लेके C तक की लेंथ हो गई L बाय। अच्छा सर, यहाँ पे उसने रखे हुए हैं तीन चार्ज, तो हमने माना कि यहाँ पे एक चार्ज है Q है, एंड मोर ओवर अंदर जो चार्ज पड़ा है वो चार्ज है कैपिटल Q। इशू, अब ध्यान से चेक करो, ये चार्ज भी प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है, एंड मोर ओवर ये चार्ज भी प्लस है। अब उसने आपको कहा क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पेपर में बैठे अपने दिमाग को डेविएट नहीं करना, बिकॉज ऑफ आपको कील की तरह सिर्फ कंसंट्रेट वहीं रहना है जहां उसने आपको न्यूमेरिकल में कहा है। अगर वो न्यूमेरिकल में वर्टिसेस पूछता बेटा, तो हम लोग वर्टिसेस सॉल्व करते। अभी उसने हमें कहा है
कि आप सेंट्रॉइड पे कैलकुलेट करके बताएं कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग इस ओ पे कंसंट्रेट रहेंगे। चलिए आइए अब अगर इसको सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको सेट करते हैं डायग्राम को अगेन। अब चेक करो, चलिए यहाँ पे पड़ा है कौन सा चार्ज, क्यू पॉजिटिव, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्योंकि ओ पे जो प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, ये ए उसको, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा बताइए, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, जल्दी बोलो। तो डैम श्योर है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब हम ये मानेंगे क्योंकि रिपल्शन इस पे लग रहा है, तो ए वाला चार्ज इस ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इनके बीच ये वाली जो लाइन होगी बेटा ओ ए, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब इसका मतलब ए वाला चार्ज क्यू वाले चार्ज को इस तरफ क्या करेगा, धक्का मारेगा और एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स का हम नाम रख देते हैं एफ ए ओ। अब आप कहेंगे सर एफ ए ओ क्यों रखा, एफ ओ ए क्यों नहीं नाम रखा? तो ए से ओ की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए मैंने बेटा ब्लू पेन से इसका नाम रखा एफ ए ओ। नंबर टू, अगर बी वाला चार्ज उसी दौरान जब ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो क्या ये तुम्हें कमजोर लग रहा है? ये भी तो सेम है और ये भी प्लस है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अगेन रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा लाइक कुछ तरफ, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एफ बी ओ। ये बी से ओ की तरफ इसको क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। नंबर थ्री, सेम टू सेम जब एफ ए और एफ बी इस पे लग रहे होंगे, मतलब ए और बी पे जो चार्जेस क्यू पड़े हैं वो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, ई वाला क्या कमजोर है, ग्राफ में होगा, इसको रिपेल करें, वो इसको रिपेल करेगा कुछ इस तरह से, तो लाइक वो जो फोर्स लगाएगा उसका नाम रख दिया एफ सी। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको इस ओ पे लगने वाले तीन फोर्स दिखाई दे रहे हैं? एक इस तरफ लग रहा है, एक बच्चों इस तरफ लग रहा है, और एक इस तरफ लग रहा है। मोर ओवर क्या आपको यहाँ पे तीन टू ट्राइंगल्स के अंदर लगने वाले एरोज दिखाई दे रहे हैं? ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, फोर्स के बारे में नोटेशन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि फोर्स होगा कितना। चलिए अब अगली बात करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ठीक है यहाँ पे फोर्सेस आ गए, तो अगर मैं यहाँ बोलूं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो मैं लिखूंगा हेयर फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एफ एट ओ, यानी कि जो टोटल फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू एफ ए ओ प्लस एफ ओ प्लस एफ ओ। अब मोर ओवर अगर इन तीनों के मैग्नीट्यूड को कूलोम्स लॉ से निकालूं, तो वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चलिए आइए उसको टेस्ट करते हैं। We know that अगर एफ ए ओ निकालें तो एफ ए ओ का आंसर क्या आएगा जी, के कॉमन। अब देखो Q1 की जगह पे स्मॉल q और Q2 की जगह पे कैपिटल Q, क्या मैं लिख सकता हूं कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, OA का स्क्वायर। और OA है कितना बच्चों, अगर ये लेंथ L थी, ये कितनी होगी L बाय, हम लोग क्या बोलेंगे, के नॉट अपॉन L बाय का स्क्वायर। मीन्स अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एफ ए ओ आया उसकी वैल्यू इवेल्युएट होके आई ए बाय एल स्क्वायर, एंड ये रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा, तो वो ऊपर एक्सपोज हो जाएगा, तो थ्री ऊपर चला गया। अगर एफ ए ओ का मैग्नीट्यूड इतना आया, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, क्या मैं लिख सकता हूं एफ ए ओ एफ ई ओ एफ, क्या ये तीनों बराबर होंगे? डेफिनेटली।
क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बताइए जरा। अच्छा, मोर ओवर एक और चीज सुनिए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ FAO FBO F? क्या ये बात सही है या ये बात सही है? जरा चेक करके मुझे बताओ। स्क्रीन पे कंसंट्रेट हो जाओ, दिमाग को यहाँ लगाओ, बताओ। मैंने यहाँ दो इक्वेशंस लिखी, वाली इक्वेशन सही है या ऊपर वाली इक्वेशन सही है तो सेम। अब आप कंसंट्रेट कीजिए, नीचे वाली इक्वेशन में मैंने यहाँ पे वेक्टर्स बना दिए जो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि डू यू नो वेक्टर का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। 11th क्लास में हमने इक्वल वेक्टर समझे थे, वेक्टर बराबर। नो डाउट हमें इस सवाल में एक चीज दिखाई दे रही है कि एफ और सी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है पर इनकी डायरेक्शन तो अलग है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर इनकी डायरेक्शन भी सेम होती तो फिर हम लोग इन वेक्टर्स को बराबर कर सकते थे। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब फिर आगे क्या करें? जब ये सवाल पेपर में पूछा जाता है तो मोर ओवर या तो ये 3 मार्क्स का आता है या तो फिर 5 मार्क्स का आता है अलॉन्ग विद सम डेफिनेशन, राइट। 3 नंबर पक्के कर रहे हैं हम लोग इस सवाल में, बार बार कुलाम्स लॉ को अप्लाई करके, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर मोर, यहाँ रखने के बाद वेक्टर एडिशन करवाना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता था कि अगर कभी ट्रायंगल्स या दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव आर्म के बराबर हों या उनके अपोजिट डायरेक्शन में है रिजल्टेंट, अगर तीसरा सेम डायरेक्शन में जा रहा है देन टोटल हो जाता है जीरो। तो अगर हम इन तीन एक वेक्टर को कंपोज करने की करें तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैंने ये लिखा कि ये तो है सर FB, अच्छा सर ये क्या है? ये है FC, ध्यान से देखिए ये है F, और मोर ओवर ये वाला कौन सा है? FAO, मीन्स FAO ये रहा, FBO ये रहा एंड FCO रहा। क्या तीनों साइक्लिक हैं या नहीं है? आप खुद देखो, चेक करो। इट मीन्स अगर ये साइक्लिक हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे ऑल these three vectors, all three vectors are cyclic, hence net फोर्स या टोटल जो फोर्स इनका होगा वेक्टर एडिशन से होगा जीरो। हमने 11th क्लास में ट्राइंगल लॉ की एक प्रॉपर्टी लगाई और इसका आंसर निकाला। तो इस वाले चार्ज पे जो यहाँ O पॉइंट पे पड़ा है उस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो टन, राइट। तो आज हमने ये चीज सीखी, हाउ कूलॉम्स लॉ वर्क्स and with the help of it how we can calculate the magnitude of force between two charges। दो चार्जेस के बीच किस तरह से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है। मोर ओवर न्यूमेरिकल वैल्यूज की कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने देखा। हमने सुपर पोजिशन समझा कि अगर दो से ज्यादा फोर्स हो क्या कर सकते हैं। हमने ये सीखा कि अगर सिर्फ दो ही फोर्स हैं, दो ही चार्ज हैं, तो फिर कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यूस आगे करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।